लोग अक्सर कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से ही अपराधी नहीं होता। इस बात से हम किसी भी तरह के अपराध को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई अपराध ऐसे भी होते हैं जो सिस्टम और प्रशासन से परेशान होकर क्राइम की दुनिया में कदम रखते हैं और फिर आगे चलकर उसी प्रशासन के लिए सरदर्द बन जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे एक ऐसे ही खूंखार अपराधी की कहानी जिसने स्टेट से लेकर सेंटर तक की सरकारों के नाक में दम कर दिया था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस को 20 साल से भी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े थे। उसका नाम था काजू मनुस्वामी वीरप्पन, जिसे वीरप्पन के नाम से भी जाना जाता था। वीरप्पन की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गोपीनाथ परिवार में हुआ था। उसका पूरा परिवार शिकार और तस्करी के लिए जाना जाता था। कहते हैं कि जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता ही है। ऐसा ही कुछ वीरप्पन के साथ भी हुआ था। बचपन से ही उसका दिमाग एक शिकार, डकैत और तस्कर की तरह काम करने लगा था। वीरप्पन जब महज 10 वर्ष का था तब उसने अपना पहला शिकार किया था। 17 साल की उम्र में उसने अपनी पहली हत्या की घटना को अंजाम दिया था। तब उसने एक वन सुरक्षा कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 18 साल की उम्र तक आते आते वो एक जाना माना क्रिमिनल हो चुका था। वो खुलेआम इलीगल कामों को अंजाम देता था और उसके रास्ते में जो भी आता वीरप्पन उसे बिना सोचे समझे बंदूक से उड़ा देता था। फिर चाहे वह कोई भी हो, एक पुलिस ऑफिसर, एक फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर कोई और। बताया जाता है कि वीरप्पन के हाथ केवल 1, 2, 5 या 10 नहीं बल्कि पूरे 184 लोगों के खून से रंगे हुए थे। उस पर तकरीबन 184 लोगों की हत्या को अंजाम देने का आरोप लगा है। इसके अलावा वीरप्पन ने हाथियों की दांतों की तस्करी के लिए इतने हाथी मारे कि आसपास के जंगलों में हाथियों की कमी हो गई थी। एक रिपोर्ट बताती है कि उसने कुल 2000 हाथी मारे थे, साथ ही हजारों चंदन के पेड़ तक कटवा दिए थे। वैसे तो अपने कारनामों से वीरप्पन ने लोकल लोगों में इतना खौफ भर दिया था कि उसके नाम से ही लोग दहशत में आ जाते थे, लेकिन कुछ घटनाओं के कारण वह पूरे देश में फेमस हो गया। ऐसी ही एक घटना थी वर्ष 1991 की, जब वीरप्पन ने एक सीनियर IFS ऑफिसर पंडिल्लापल्ली श्रीनिवास को मारा था। श्रीनिवास चंदन तस्करी के खिलाफ अपने अभियान के लिए जाने जाते थे। उनको अपने काम के लिए कीर्ति चक्र मिला था। वो जंगल की लगभग हर रेड में जाते थे। सिर्फ वन विभाग में ही नहीं, गांव और आदिवासियों के बीच भी वो अपने काम के लिए काफी चर्चित थे। श्रीनिवास ने किसी तरह वीरप्पन के भाई को मनाया कि वीरप्पन हथियार डालकर सरेंडर कर दे। वीरप्पन भी मान गया। वो उसे पकड़ने के लिए अकेले जंगल गए थे। उनके साथ बस गांव के कुछ लोग थे। धीरे धीरे उनके साथ के सभी लोग अलग होने लगे और फिर जब वो अकेले रह गए तो वीरप्पन ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। दरअसल ये वीरप्पन की चाल थी जिसका शिकार श्रीनिवास बन गए। बताया जाता है उनका सिर काट कर वीरप्पन ने फुटबॉल खेली थी। 90s की बात की जाए तो इसे वीरप्पन की दहशत से जाना जाने लगा था। वह आम लोगों तक को निशाना बनाने लगा। पुलिस का खबरी होने के शक में ही वीरप्पन ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 1993 में हुए पालर ब्लास्ट के बाद तो वीरप्पन को लेकर लोगों के मन में डर और भी बढ़ गया। तब हुआ कुछ यूं था कि 8 अप्रैल 1993 को मैट्टूर में गोविंदपड़ी गांव में एक भंडारी की पुलिस खबरी होने के शक में हत्या कर दी गई। साथ ही उसने अपने गैंग को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बल को खुले तौर पर चुनौती भी दे डाली थी, जिसके बाद 41 लोगों की एक टीम बनाई गई जिसमें पुलिस के साथ साथ फॉरेस्ट ऑफिसर भी शामिल थे। ये टीम वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकल पड़ी, लेकिन कई दिनों तक जंगल की छानबीन करने के बाद भी उन्हें वो नहीं मिला। पर उधर वीरप्पन इन सब के हर एक कदम की खबर रख रहा था। उसने पुलिस टीम के रास्ते में बारूदी सुरंग बिछा दी। जैसे ही टीम मलाई महादेश्वरा हिल्स पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ और 22 ऑफिसर्स की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक सब आग बबूला हो गए। वीरप्पन के इस आतंक को खत्म करने के लिए उस पर 5 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया गया।
इसके बाद भी साल 1997 में वीरप्पन ने 9 फॉरेस्ट ऑफिसर को अगवा कर लिया था। साल 2000 में तो उसने फेमस साउथ इंडियन एक्टर राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। उनको छोड़ने के बदले में उसने 2 मांग रखी। पहली, तमिल को कर्नाटक की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए। दूसरी, उसके गैंग के अरेस्टेड मेंबर्स को छोड़ दिया जाए। लेकिन बताया जाता है कि 20 करोड़ रुपए की फिरौती लेने के बाद उसने 108 दिनों में राजकुमार को छोड़ दिया। वहीं अगस्त 2002 में कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा को उनके गांव के घर से किडनैप किया गया था। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 3 राज्यों की पुलिस मिलकर भी नागप्पा को बचा नहीं सकी। मांग पूरी नहीं होने पर वीरप्पन ने उन्हें मार दिया। इलीगल स्मगलिंग से वीरप्पन ने ढेर सारा पैसा कमा लिया था और जैसा कि कहते हैं कि पैसे के साथ पावर अपने आप ही आ जाती है, वैसा ही वीरप्पन के साथ भी था। उसने बड़े बड़े लोगों में अपनी पहचान बना ली और देखते ही देखते वो इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। वीरप्पन के नाम का खौफ तमिलनाडु के साथ केरल और कर्नाटक में भी था। उसके साथ साथ विदेशों में भी वह अपने कारनामों के लिए फेमस होता जा रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाथी के दांतों के लिए उस पर सैकड़ों हाथियों की हत्या और चंदन तस्करी के लिए उस पर 150 से अधिक लोगों की हत्या का आरोप था। पुलिस की आंखों में धूल झोंकना तो उसके मानो बाएं हाथ का खेल हो चुका था। 20 सालों तक पुलिस वीरप्पन की तलाश में जुटी रही और इसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए। कई अभियान भी चले, लेकिन पुलिस को कभी सफलता नहीं मिली। वैसे ऐसा नहीं है कि वीरप्पन कभी पुलिस की गिरफ्त में ही नहीं आया। वो गिरफ्तार हुआ, परंतु हर बार चकमा देने में भी कामयाब रहा। पहली बार उसकी गिरफ्तारी वर्ष 1972 में हुई थी। वहीं दूसरी बार वीरप्पन साल 1986 में गिरफ्तार हुआ। उस दौरान उसे बूडीपाड़ा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रखा गया था, जहां से वह संदिग्ध परिस्थितियों में फरार हो गया था। एक बार की बात है जब वीरप्पन स्पेशल स्टॉक फोर्स की पकड़ में आ गया था और अधिकारियों के द्वारा उसे गन पॉइंट पर भी ले लिया था। लेकिन इस दौरान वीरप्पन ने एक फोन करने की मांग रखी और तब उसने किसी बड़े मंत्री को फोन मिलाया और छोड़ दिया गया। हालांकि यह तो एक कहानी है, इसमें सच्चाई कितनी है यह किसी को नहीं मालूम। वीरप्पन कितना क्रूर था उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपनी ही बेटी को मार दिया था। एक बार उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। उसे डर था कि बेटी की रोने की आवाज से पुलिस को उसके ठिकाने का पता लग जाएगा। जब वह अपनी छोटी बेटी को चुप कराने में कामयाब नहीं हो पाया, तब उसने उसका गला घोट कर उसे मार डाला। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। ऐसा ही कुछ वीरप्पन के साथ भी था। उसके पापों का घड़ा भर गया था, जिसके बाद वर्ष 2004 में वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया और एनकाउंटर में वह ढेर हो गया। वीरप्पन को पकड़ना कई राज्यों की पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुकी थी। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें वीरप्पन के खात्मे के लिए विजय कुमार को उस एसटीएफ का चीफ बनाया गया। इसके लिए अंडर कवर ऑपरेशन चलाया गया था, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन कोकून। समय के साथ वीरप्पन की गैंग लगातार छोटी होती चली गई और इसी का फायदा उठाकर विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी भर्ती कर दिए। वीरप्पन अपने कारनामों के लिए जितना लोकप्रिय रहा था, उतना ही मशहूर वह अपनी मूंछों के लिए भी था। कहा जाता है कि उसकी मूंछें 1857 की क्रांति के एक हीरो कट्टा बोमन के जैसी थी। भले ही वह मूंछें वीरप्पन की पहचान थी, लेकिन यही मूंछें उसकी मौत का कारण भी बनी। कुछ लोग कहते हैं कि वीरप्पन अपनी मूंछों पर डाई लगा रहा था। इसी दौरान उसकी कुछ बूंदें छिटक कर उसकी आंख में जा गिरी थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में बहुत तकलीफ हुई। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन की गैंग में शामिल अंडरकवर एजेंट से इनपुट मिला कि वीरप्पन अपनी आंखों के इलाज के लिए जंगल से बाहर आ रहा है। यह वही दिन था जिसके इंतजार में एसटीएफ चीफ विजय कुमार थे। उन्होंने वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। इस एम्बुलेंस को एसटीएफ का ही आदमी चला रहा था। कुछ समय बाद उस एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लिया गया। उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। करीब 20 मिनट तक चली इस फायरिंग में वीरप्पन मारा गया। वीरप्पन की कहानी और उसके दहशत भरे कारनामों पर अब तक कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसके अलावा बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने वीरप्पन की कहानी पर एक फिल्म भी बनाई थी। कई लोग तो कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी वीरप्पन की स्टोरी से काफी मिलती जुलती है। तो दोस्तों, इतिहास के इस खतरनाक डाकू की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।
इतिहास से जुड़ी ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।